आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे भाव तोरसेकर, अनुपम मिश्रा, कर्नल अजय रैना, सुशील कुलकर्णी, अभिजीत चावड़ा, विवेक अग्निहोत्री, नीरज अत्री, विष्णु शंकर जैन, आनंद रंगनाथन और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं आदि अचिंत जी, जिनसे हम बात करेंगे दुनिया भर की। तो आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब भी मैं कह रहा हूँ आपको, तो सब्सक्राइब ठीक से करें, यानी सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकॉन भी साथ में दबाएं और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। तो स्वागत है आपका आदि जी एक बार पुनः जयपुर डायलॉग्स पर। और अब बांग्लादेश के इलेक्शन हो गए और BNP की 2/3 मेजॉरिटी भी आ गई। BNP की 2/3 मेजॉरिटी जो ओपिनियन पोल्स आ रहे थे वो प्रिडिक्ट भी कर रहे थे। तो इस सब में हमारा अमेरिका बहादुर कहाँ गया भाई? अमेरिका बहादुर तो लोग कह रहे थे, हम और आप भी कह रहे थे कि भाई वो तो जमात को चाहता है, जमात आएगा तो जमात के सारे वो कुछ भी करवा लेगा और इंडिया को फिंगरिंग करनी होगी तो उसमें भी जमात जो है वो ज़्यादा उसके लिए मुफीद रहेगी। लेकिन या तो उल्टा हो गया, लोगों ने बड़ा कहा कि साहब कि ये रिगिंग होगी, ये होगा, वो होगा, बैलेट पेपर से इलेक्शन हुए, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। अब आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो BNP कैन बी ए न्यू जमात, ऑल्सो BNP कैन बी न्यू अवामी लीग and BNP can also be a mix of the two. So where do you see Bangladesh going now? वेरी डिफिकल्ट टू से सर, बट देखिए 2-3 तरह से इसको आपको देखना पड़ेगा। वन इज BNP जो बैठा है यहाँ पर, उसके कोई 200 प्लस अभी सीट्स दिखा रहे हैं। जमात को 67 के करीब में आए हैं एंड NCP को कोई 6-7 सीट, 5 या 6 सीट आई हैं। देखिए सर, जो सड़क पे चीजें चल रही हैं विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये चीज बड़ी क्लियर है। क्योंकि सड़क पे जिस तरह से जो रेडिकलाइजेशन हमको दिख रही है, जिस तरह से हमको चीज़ें पलटती हुई दिख रही हैं, जिस तरह से पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस सड़क पे बढ़ा है, उसको हटाना, उसको छुपाना तो कोई इतना ईज़ी काम नहीं रहेगा। तो या BNP कुड बी कि भई वो जैसे आप बोल रहे हैं एक नया अवामी लीग, थोड़ा-सा कॉमन सेंस पॉलिटिक्स और थोड़ी-सी अपनी एक ओपननेस लेके व आए इस तरफ। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का आज जो एक स्टेटमेंट आया है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि BNP की तरफ से बड़े पॉजिटिव से स्टेटमेंट्स आए हैं, वहाँ से भी उनके जो ग्राउंड लीडर्स हैं और ये सब। बट इट्स नॉट एज़ सिंपल सर, क्योंकि बांग्लादेशी जो सोसाइटी है इट्स डीपली डिवाइडेड एंड व्हाट वी एक्चुअली सी इज़ दिस इज़ नॉट गोना बी ईज़ी। जो भी इलेक्शन हुआ सर, आप देखते हैं ढाका में भी कई जगहों पे और रंगपुर में और एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट चिटागोंग के रीजन के अंदर कई जगहों पे वोटिंग हुई नहीं है। देयर इज़ जस्ट नॉट बीन द वोटिंग, पीपल हैव जस्ट नॉट कम आउट। लेकिन अगर आपने मैप देखा हो ना तो यू वुड सी कि वो जो पूरा जो चिटगांव एरिया है, वो पूरा का पूरा BNP ने स्वीप किया है, एक्सेप्ट अ फ्यू सीट्स इन चिटगांव सिटी। 2-4 सीट चिटगांव सिटी को छोड़ के वो पूरा चिटगांव एरिया और चिटगांव हिल ट्रैक्ट एरिया, एक भी सीट जमात को नहीं मिली वहाँ। नहीं मिली सर। सो दैट इज़ प्रीटी गुड, क्योंकि वहाँ पर जमात अपना जमावड़ा बसाने के लिए बहुत टाइम से बैठा हुआ है। बिकॉज़ दैट इज़ वन प्लेस जमात का इन्फ्लुएंस अभी तक नहीं पहुँचा है। जो 50 साल में ये लोग काफ़ी कोशिश करते रहे हैं, उस रीजन में इनका इतना इन्फ्लुएंस पहुँचा नहीं है। देखिए सर, BNP कैन बी अ डिसेंट अल्टरनेटिव, ये बाहर से रह के आया है,
कुछ सीख-साख के आया होगा, कुछ तो बातें हुई होंगी पीछे भी, सम कन्वर्सेशंस वुड हैव हैपेंड कोवर्टली। ये ब्रिटेन में था इसके साथ और आपको पता है हाँ, यूएई ने ब्रिटेन में अपने स्टूडेंट्स को भेजने से रोक लगा दी है। वो वो तो कह रहे सर हैं कि अब ब्रिटेन इज मोर रेडिकल देन रेडिकल इस्लामिस्ट कंट्रीज। ओह या आई बिलीव दैट, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है सर। एंड हम जिस तरह से देख रहे हैं कि ब्रिटिश आर सपोर्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ वियर्ड थिंग्स। मैं सुबह मेरा एक रिकॉर्डिंग था, मैं एक इजरायली से बात कर रहा था, इजरायली अमेरिकन से बात कर रहा था, जहाँ वो मुझे पूछ पूछ रहा था कि यू नो ये जो हमारे ऊपर जिहाद चला हुआ है उसका आपका क्या ख्याल है? तो मैंने उसको बोला भाई आपके ऊपर जिहाद चला हुआ है वो ठीक है, बढ़िया है, नो इश्यूज इन दैट, बट वो जहाज चला कौन रहा है उसके बारे में आप लोग कुछ नहीं बोलते एज इजरायलीज। दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। रेडिकल इस्लामिज्म एज इट इज टेरिबल। ठीक है, तो आप ये बताइए कि ये जो इस्लामिज्म है इसको प्रमोट कौन करता है? प्रमोट तो अमेरिका कर रहा है ना, प्रमोट तो ब्रिटिश कर रहा है। ब्रिटिश ने बैठ के वहां पर बोला कि भाई वी रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन, वेयर इज नॉट द क्वेश्चन दे वांट टू आंसर। भाई कहां पर? आपने रिकॉग्नाइज तो कर दिया, बट कहाँ है वो देश? किधर पे है? क्या बाउंड्री है? क्या उसकी स्पेशलिटी है? कौन है? कितने लोग हैं? वो नहीं बताएंगे। तो ये तो सर दिस इज़ जस्ट वोट बैंक पॉलिटिक्स जिस तरह से वो खेलते हैं। हैविंग सेड दैट, यहाँ पर जो बांग्लादेश में सिचुएशन है सर, इट्स नॉट एज़ सिंपल फॉर एनीबॉडी टू काइंड ऑफ से कि भई ये इस डायरेक्शन में जाएगा। बीएनपी कैन, जैसे मैं बोल रहा था, कॉमन सेंस पॉलिटिक्स लेके आ सकती है वो। क्योंकि देखिए सर एक चीज़ था बांग्लादेश के अंदर, उनकी इकोनॉमी थोड़ी बहुत ठीक थी। थोड़े बहुत एम्प्लॉयमेंट इनके पास था, थोड़ा बहुत इनके एक 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 फ्यूचर था इनके पास टेक्सटाइल्स का, वो भी पूरी तरह से अभी ठप हो गया है क्योंकि जिस तरह से यूनुस ने जाते-जाते ये डील साइन करी है, दिस जस्ट टेल्स यू कि भई पूरी जो टेक्सटाइल इनकी इंडस्ट्री है दैट विल बी अ, अब सिंपल चीज़ बोलूँ तो सर वो ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुका है अमेरिका इनके लिए। तो आई मीन अमेरिकन यार्न इंपोर्ट करेंगे फ्री ऑफ टैरिफ और इंडियन इंडियन यार्न इज 50% चीपर। सर एक तो 50% चीपर है, दूसरा सर देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक एक ट्रांसपोर्टेशन का भी फटा पड़ता है। उसके बाद देखिए आप अमेरिकन कैंप में जाके बैठे हो, अमेरिका आपको प्रॉमिस कर रहा है कि भैया नहीं, नहीं मैं सब कुछ खरीद लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, बट कहाँ कर पाएगा सर? कितना अमेरिका के पास कैपेबिलिटी है और कितना भाई अमेरिका वो बांग्लादेश वापस को याद दिलाना पड़ेगा इनको वो जो निक्सन ने कहा था, टू बी ए फ्रेंड ऑफ हाँ, अमेरिका इज फेटल। वही है ना सर, कितना ये लोग करेंगे, कितना कितना सिचुएशन आगे जाती है, किस तरह से जाती है, इसके बारे में किसी ने डिस्कशन करी नहीं है। एंड ये बड़ी क्लियरली दिखता है कि भाई दे हैव नॉट रियली डिसाइडेड। नाउ डज़ दिस, ये नई गवर्नमेंट जो आई है, क्या इस डील को रैटिफ़ाई करती है और बोलती है हाँ जी, हम इसको मानते हैं, कि भैया ये भी बोलते हैं नहीं, नहीं, नहीं हम नहीं मानते, हम दोबारा बैठेंगे ये वो, तो वो पूरा फिर गच्चा पड़ेगा, तो फिर अमेरिका से और भी प्रेशर आएगा। तो सर इसकी जो प्लेट है वो काफ़ी भरी हुई है, इट्स नॉट एन एम्प्टी प्लेट। इसके पास काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। एंड अगर आप वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स थोड़ी देखें कि चाइना भैया काफ़ी हद तक मूव इन कर रहा है उस जगह के अंदर अपने आप को रीसेट करने के लिए। याद करिए चाइना की करीब-करीब 5 से 7,000 फैक्ट्रीज़ होती थी बांग्लादेश में, जहाँ पर ये कू हुआ उसके बाद वो पूरी फैक्ट्रीज़ का डब्बा गोल हो गया। तो चाइना इज़ ट्राइंग टू मूव इन। एंड जो एक स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से भी आया है, जो कल रॉयटर्स ने रिपोर्ट करा है, कि अमेरिका भी अपना पूरा जोर लगाएगा चाइना के इन्फ्लुएंस को इस जगह पे खत्म करने के लिए। तो सर मेरे हिसाब से तो दिस इज़ अ रिपीट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? जो पाकिस्तान में होता था वैसे ही होगा। दिस इज़ अ ग्रेट गेम व्हिच विल बी प्लेड, बीच में ये बांग्लादेशी फँसेंगे और कुछ नहीं है। क्योंकि अमेरिकन्स ने 2 हूट नहीं देने भैया, कितने बांग्लादेशी जीते हैं, मरते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको। तो ये कुटेंगे सर बीच में। इनका टाइम ठीक है, अभी टिक टिक ऑफ होने वाला है बड़ी जल्दी, बिकॉज़ जिस तरह से ये जा रहा है सर, आई डोंट फोरसी ज़्यादा टाइम जब ये सीरिया जैसी सिचुएशन यहाँ पर इमर्ज इमर्ज होगी, जहाँ पर बड़े सारे फैक्शंस एक-एक रीजन को कंट्रोल करेंगे। एंड अभी तो जमात बड़े हा-हा, ही-ही कूद के बड़े खुश हैं और नहीं-नहीं वी विल वर्क विद द गवर्नमेंट, और बड़े-बड़े स्टेटमेंट दिए हैं इन्होंने। बट एट द एंड ऑफ इट आप सबको पता है सर, जमात इज़ पाकिस्तानी, और किस तरह से पाकिस्तानी वहाँ पर बिहेव करते हैं, किस तरह क्या इनका मोटिव रहता है, वो तो पूरा हमको पता ही है। अमेरिका का जो लार्जर प्लान रहेगा सर, इस रीजन से चाइना के ऊपर थोड़ा-सा उल्टे काम करना। टॉकिंग अबाउट जमात, एक चीज़ और भी मैं देख रहा हूँ कि ये जो आप इनका मैप देखेंगे तो जमात की जो मैक्सिमम विक्ट्रीज हैं वो बॉर्डर एरियाज में आई हैं। सर अब वही आप है देखो ना। जरा वो जो रंगपुर वाला इलाका है, अ, जिसको हम अपने चिकन नेक, जो 70 किलोमीटर वाला जो चिकन नेक है, उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, उसमें 70% सीट्स आर वन बाई जमात।
इसी तरह से उधर सिलहट में है, जो असम से लगता हुआ, ये श्री भूमि जो है, इससे लगता हुआ इलाका है, वो पूरा का पूरा स्वेप्ट बाय जमात। तो जो जमात के पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस हैं, वो भारत के लिए चिंता का कारण है, क्योंकि वो अधिकतर जो है वो बॉर्डर एरियाज में, जो बड़े शहर हैं ढाका, चिटगांव वगैरह, वहाँ पर जहाँ कहते हैं कि साहब कि ढाका में जमात इज वेरी पावरफुल, वहाँ पे इतना इन्फ्लुएंस नहीं दिख रहा। सर ढाका के बारे में मैं आपको थोड़ी लेट्स लेट्स जस्ट गेट इनटू बैकग्राउंड ऑफ ढाका। ढाका में 2 जगह हैं, एक है गुलशन 1 और एक गुलशन 2। ठीक है, आप अगर गुलशन 1, 2 में फोटोग्राफ्स भी देखें उसकी, अगर वहाँ पर जाना तो भैया आई वोंट रिकमेंड एनीबॉडी, बट वहाँ पर देखेंगे इट डजंट फील लाइक बांग्लादेश। ठीक है? वहाँ पर एक सेक्शन है जो काफ़ी मॉडर्न है। लड़कियाँ जिम जाती हैं, स्कर्ट्स पहनती हैं, जीन्स पहनती हैं, लड़कियाँ काम करती हैं। इट्स नॉट बांग्लादेश। वहाँ पर एक बड़ा सेपरेट सा सिस्टम बनाया गया है। गुलशन 1 तो बहुत पुराना है उनका, जहाँ पर थोड़ी मॉडर्निटी थी। गुलशन 2 एक गुलशन ऐसी वन जगह तो है वही जहाँ है पर ना, जहाँ पे वो एक आपका आईसिस का अटैक हुआ था। जी। सो गुलशन 2 तो एकदम ही मॉडर्न है, हाइपर मॉडर्न टाइप एकदम, आपको जैसे बॉम्बे या कोई दिखेगा तो एकदम वैसा इन्होंने बनाया हुआ है। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जिहादीज़ कभी छेड़ते नहीं है सर। दे डोंट डू दैट बिकॉज़ इनको भी एक पब्लिक परसेप्शन बनाना है, ढाका कैपिटल है, सारी वेस्टर्न एम्बेसीज़ वहाँ पर रहती हैं, तो इनको ये भी दिखाना है कि नहीं, नहीं देखो हम लोग एकदम फ्री हैं। बाकी जो बॉर्डर रीजन्स में और अंदर गाँव में जो ये लोग करते हैं वो तो आपके सामने ही है। तो देखिए मेन सिटीज़ में ऑब्वियसली जमात का जो फ़ोर्स है और जिस तरह से वो वहाँ पर काम करते हैं, जिस तरह से मार-कुटाई करते हैं, दैट इज़ नॉट देयर। और जमात का इतना इन्फ्लुएंस भी नहीं है वहाँ पर। अब आप एक चीज़ इसमें सबसे बड़ा आपको जो एग्ज़ाम्पल दिखेगा कि एनसीपी जो इनकी जो नेशनल सिटीज़न पार्टी थी, क्या था पता नहीं, नहीं, नहीं क्या हाँ, एनसीपी नेशनल सिटीज़न पार्टी, जो ये एडवाइज़र्स ने बनाई थी। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या देखी सर आपने? काफ़ी सारी लड़कियाँ थी, इसके अंदर एक्ट्रेसेस थी, मॉडल्स थी एंड मैंने बहुत रिसर्च करी है लड़कियों के ऊपर एंड दे आर प्रीटी ओपन वहाँ पर साड़ी पहन के, बिंदी पहन के, जीन्स, स्कर्ट्स, प्रीटी ओपन एंड प्रीटी कैजुअल सॉर्ट ऑफ अ थिंग। जैसे ही एनसीपी ने जमात के साथ अलाइनमेंट करनी शुरू करी, वहाँ पर आपने देखा कि ये लड़कियाँ सारी वहाँ से निकलनी शुरू हो गई, सारी भागनी शुरू हो गई। दे ऑल इन लोगों ने वीडियो स्टेटमेंट्स डाले कि भैया हमने जो सोचा था वो हुआ नहीं, हमारे साथ गद्दारी हुई है, ये वो। और ये पूरा हमने देखा पिछले 2-3 महीने में होता हुआ। तो ऑब्वियसली जमात का इन्फ्लुएंस मेन सिटीज़ में नहीं है सर, ठीक है? तो वो जान के रखा हुआ है। अब बॉर्डर रीजन्स में आपने जैसे ये बोला कि भई बॉर्डर रीजन्स के अंदर सारे हैं, तो ये तो आपको दिखता ही है सर, पाकिस्तानी जमात है, तो इस रीजन के अंदर ऑब्वियसली अगर भारत के अंदर कुछ उल्टे-सीधे काम करने हैं, तो आपको दिखेगा सिलेट, रंगपुर, इस तरफ आपका मुर्शिदाबाद, ये पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, ये पूरा रीजन के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं। इट इज़ बेसिकली टू हैव देयर एंटी इंडिया गेम गोइंग फॉरवर्ड और कुछ नहीं है। एंड दूसरा क्या है सर, सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि जमात को एक चीज़ लगता है कि अगर वो बॉर्डर्स को कंट्रोल करेगा एंड इफ ही इज़ तो वहाँ पर पैसे-वैसे बनाने के थोड़े ज़्यादा वो रहते हैं बिकॉज़ ट्रेड होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ही विल ट्राई एंड डू समथिंग लाइक दैट। बट सर देखिए ये स्लो गेम रहेगा। अगर आपने इंटरव्यू देखा हो यहाँ पर एक वो क्या है उसका आई फॉरगेट द अल जज़ीरा ने एक इंटरव्यू किया था शफीकुर रहमान के साथ। अगर आपने वो देखा हो, उसके अंदर उससे एक सवाल पूछा गया था, जहाँ पर उससे पूछा गया कि भई आपने कोई लड़की क्यों नहीं लगाई अपने कैंडिडेचर में? कहते हैं नहीं, नहीं अभी तो हम डेवलप कर रहे हैं, हमारी ग्राउंड पॉलिटिशियंस हैं, हम इसके साथ काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर एक उसने सवाल पूछा कि साहब क्या जमात की हेड कभी कोई बन सकती है क्या लड़की? वहाँ पर वो फँस गया। कहता नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता। तो ये एक इनका टेंडेंसी है सर और दे विल मेंटेन दैट एंड धीरे-धीरे करके इनका स्लो स्ट्रैंगल होल्ड रहेगा। पाकिस्तान में भी देखिए सर इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में जो ये जमाती हैं, जो ये जितने भी जिहादी हैं, इनका इन्फ्लुएंस कम रहता है। तो लड़कियाँ थोड़ी वहाँ पर ऐसे घूमती हैं, एक एक नॉर्मल-सी दिखाने की कोशिश करते हैं इन द बिग सिटीज़। बट अंदर में आपको भी पता है सर क्या चल रहा है वहाँ पर। इट्स हॉरिबल। वी ऑल कैन नो, वी ऑल कैन सी इट। तो ये एक इनका तरीका रहता है अपनी दूसरों की आँखों में धूल झोंकने का। बाकी इट्स अ वेरी वेल डिवाइडेड इलेक्शन अगर मैं आपको बोलूँ। क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने ये वोट डिवीज़न हुआ है, दिस टेल्स यू इट्स नॉट बीन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यहाँ पर काफ़ी लोगों को वोट करने नहीं दिया। कई लोगों के प्रॉक्सी वोट्स डले हैं जिनके वीडियोज़ काफ़ी बाहर आए हैं। कई जगहों पे वायलेंस भी हुई है, बॉम्ब फटे हैं, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। सो इट्स नॉट बीन दैट इलेक्शन जहाँ पर आप बोलो कि हाँ जी, एकदम बढ़िया हो गया, सब कुछ हो गया। अ, ठीक है, Well, होना था। actually, 70 seats for Jamaat Islami is quite remarkable. किसी ने नहीं सोचा था कि भाई ये इतना ले जा पाएंगे। अभी मेरे को इनका जो वोटर टर्न आपका वोट शेयर जो है वो नहीं दिख रहा, लेकिन जब पता चलेगा, सो आई थिंक
इससे तो ऐसा लग रहा है कि दे ऑल गॉट ऑलमोस्ट 30% वोट शेयर। हाँ, सर देखिए जमात का व्हाटएवर सेड एंड डन, इन लोगों ने ग्राउंड पे काम करके वहाँ पर जितने लोगों को रोका है, जो फेक वोटिंग कराई है, वो पूरी जमात ने कराई है। उसकी वीडियो एविडेंस काफ़ी बाहर हैं। आई डोंट थिंक सर इंडिया की तरफ से कोई ऐसी चीज़ के बारे में बात की जाएगी, बिकॉज़ आपको ये चाहिए यार, ये खत्म करो यार, इलेक्शन। आई वांट टू डील विद समवन हू इज़ इलेक्टेड, ताकि अगर मेरे को थप्पड़ मारना है, कम से कम इलेक्टेड बंदे को थप्पड़ मार रहा हूँ, ये कोई चूहे जमूरे को नहीं मार रहा मैं, कोई पता नहीं कहाँ से आया है ये साला यूनुस-पूनुस, कुछ समझ नहीं आता। तो आई थिंक इन एवरीबॉडीज़ इंटरेस्ट है कि हाँ, ठीक है, एक इलेक्शन। अमेरिका के भी इंटरेस्ट है, एक टिक मार्क हो गया जी, हाँ जी, डेमोक्रेसी हैज़ बीन री-एस्टैब्लिश्ड, वो हो गया खत्म। तो एक-एक जस्ट मूव फॉरवर्ड करके एक मेरे को दिखता है, एक एक वो गेम है, एंड जिसमें हाँ, ठीक है, अभी तो इट्स अ फ्री फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ अ गेम। बट अगर तारिक रहमान को लगता है कि ये जमात के बिना वहाँ पर अपनी जैसे शेख हसीना अपना रोब जमाती थी, वो कर पाएगा, आई डोंट थिंक सो सर, क्योंकि इनकी मिलिट्री के अंदर मैं काफ़ी डिफिकल्ट। एक मिनट में एक आपको शेयर करता हूँ जरा, ये मैप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेट मी शेयर इट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल आवर ऑडियंस। तो जरा ये मैप शेयर करें, क्योंकि इसमें जो कुछ भी दिख रहा है वो इट इज क्वाइट रिमार्केबल। ये देखिए आप, ये है यार। मैप, पूरा इंडिया बॉर्डर जो है वो कोलकाता के आसपास, तो पूरा बॉर्डर कंप्लीट जमात। यस, अब वो भी देखिए ना सर, शिलेट देखिए, रंगपुर देखिए, दीज़ आर द प्लेसेस वेयर वी आर सेइंग कि हमारे इंटरेस्ट है। और इधर आप देखें तो ढाका वगैरह के आसपास इक्की दुक्की है इनके। चटगांव, जहाँ पे मेरा कर्सर आप दिख रहा है, हुँ। दिस इज दिस इज साउथ ऑफ चटगांव। मेन चटगांव में कुछ नहीं मिला इनको। और ये पूरा एरिया जहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, ये इंक्लूडिंग हिल ट्रैक्स और ये सब, कंप्लीटली कंप्लीटली स्वेप्ट। और ये जो पूरा मिडिल एरिया है, ये इधर है ये, अच्छा, सिलाट भी करीब करीब स्वीप ही कर लिया है। दिस ओनली वन, यस, कॉर्नर में। आपका ये एक कोने में एक सीट है जो इनको मिली है, बाकी पूरा स्वेप्ट है। बस ये आप देखें, दिस वरीज मी क्वाइट अ लॉट। ये जो कोलकाता का बॉर्डर है, कोलकाता, ये नॉर्थ और 24 परगना का पूरा बॉर्डर कंप्लीटली स्वेप्ट बाय जमात। यस सर। और ये मुर्शिदाबाद और इसका ये लगा हुआ है, ये पूरा स्वेप्ट बाय जमात। इधर भी देखें आप, ये मालदा वालदा ये सब जमात। और इधर देखिए ये पूरा, ये भी जमात। हालांकि हालांकि मैं ये कहूँगा कि भाई हमारा जो ये चिकन नेक है, उसके आसपास जमात का कोई वजूद नहीं दिख रहा। जी। देखिए सर, यहाँ पर भी आई रिफ्यूज़ टू बिलीव सच अ स्वीप, और वो भी चिटगांव एरिया के अंदर इतना बड़ा स्वीप थोड़ा अजीब ही लगता है, क्योंकि अब नाउ दिस टेल्स यू कहीं न कहीं थोड़ा कुछ गड़बड़ हुई है। अब व्हाटएवर इट इज़, आई थिंक इट इज़ देयर बिकॉज़ अमेरिकन्स का इंटरेस्ट है इस जगह के अंदर एक कुछ वो कॉरिडोर-शॉरिडोर बनाने का। तो क्या जमात ने कुछ बात करी है, सॉरी, तारिक रहमान ने कुछ अमेरिकन्स के साथ प्रॉमिस-वॉमिस करा है कि भैया मेरे को यहाँ पर अगर आप मेरे को जिता दो पूरा, तो मैं कुछ करा दूँगा। तो इधर पे ग्राउंड पे क्या हुआ है? दूसरा सर, फर्स्ट एयरबोर्न स्पेशल फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉयड थी काफ़ी टाइम से, ठीक है? फर्स्ट एयरबोर्न स्पेशल फोर्सेस का काम है इज़ टू डू इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस। इनके बंदे भी मरे हैं वहाँ पर, टोटल 22 अमेरिकन्स भी मरे हैं। बट इनका काम था टू डू स्पेशल इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस, एंड उनका काम होता है इलेक्शंस के अंदर भी ये लोग काफ़ी काम करते हैं। नाउ अमेरिकन्स का यहाँ पर होल्ड तो है सर, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। इन्होंने काफ़ी जितना चाइनीज़ होल्ड था वो तो पूरा साफ कर दिया, एंड दे आर यहाँ पर ये सेंट मार्टिन आइलैंड में आके बैठ गए हैं। एंड ऑफ कोर्स ये चिटगांव रीजन के अंदर कुछ कॉरिडोर-शॉरिडोर की जो ये बात कर रहे हैं, दे हैव बीन एबल टू डू दैट आल्सो। तो आई डोंट नो वेदर इट्स अ फिक्स्ड मैच और नॉट, बट चिटगांव एरिया ठीक है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो अदर कॉन्टेस्टेशन, कुछ नहीं है। वहाँ पर सीधा बस इनकी विक्ट्री है। तो कुछ भी हो सकता है सर। अभी वील हैव टू वेट एंड वॉच, बिकॉज़ एक बहुत इमर्जिंग सिचुएशन है सर। अभी तक तो, कल तक तो इतना हंगामा चल रहा था वहाँ पर। वेल, लेट्स सी। बट दिस बॉर्डर यूनुस रीजन, मियाँ का क्या हुआ? सर यूनुस, अगर जो अभी तक रूमर्स चल रहे हैं कि ही विल बी मेड द प्रेसिडेंट, तो एंड मेरे हिसाब से जो रूमर्स थे कि भाई चाहे जो मर्जी जीतेगा उसको प्रेसिडेंट वहां पर बनाया जाएगा।
So even if the Jamaat wins, he becomes the president. Even if BNP wins, इसको president बना के वहां बिठा देंगे. मेरे हिसाब से वो होगा आगे, बट इसके एडवाइजर्स की थोड़ी हालत खराब है. फॉर एग्जाम्पल नाहिद इस्लाम तो वहां जा रहा है, डोमिनिकन रिपब्लिक का उसको पासपोर्ट बन गया है. जीत तो गया वो, लेकिन हाँ जीत गया सर, बट वही है ना, अगर जीतता नहीं तो फिर वो ढाका से जीत गया, वो ढाका की कंस्टिट्यूंसी से जीता है. जी. तो ये अब ऐसी है सर. इट्स नॉट दैट. बाय द वे फाइनल वोटिंग आ गई है. इट इज 204 सीट्स वर्सेस 76. So 204 BNP and 76 for the Jamaat. तो 212 से 204 हो गई. हाँ, तो अब ये है, ठीक है, फेयर इनफ, ऊपर नीचे जो भी है. एंड वैसे भी सर देखिए, जमात ने वहां पर जितनी वो वोटिंग कराई है, ये मैंने कल भी कहीं पे बोला था, somebody had asked me about this, तो मैंने बोला था कि बॉर्डर एरियाज के अंदर ये फेक वोटिंग करा रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इनको वहां पर कंट्रोल करना है. वहां पर स्मगलिंग होती है, काउ स्मगलिंग होती है, उधर पे दूसरी भी स्मगलिंग चलती है. अब तो काउ स्मगलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीफ तो वो अमेरिका से इंपोर्ट करने वाले. सर अब तो वैसे भी कम है. इट्स नॉट एज बैड दैट इट यूज्ड टू बी एट वन टाइम. अभी तो बहुत कम है इधर पे स्मगलिंग. मुझे जो सबसे फनी जो चीज लगी वो ये है कि साहब कि वो अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे यार, और उसके बाद उनको बना के भेजेंगे और 0% टैरिफ पे भेजेंगे. नहीं, वो भी मजे की एक बात यह है कि हमारे पीयूष गोयल जी ने कहते कि ये तो हमारे लिए भी लागू है, इसमें कोई बात. सर ये तो टैप्ड क्वांटिटी है. इट इज नॉट एन ओपन एंडेड कि जाके अमेरिका से आपने कोई 50 करोड़ टन खरीद लिया, इधर ले आए, कपड़े बना के सारे बेच दिया आपने. ना 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 ना. वो बोलेगा साहब ये क्वांटिटी है, इसके 1 इंच ज्यादा नहीं होगा. देखिए सर, 2-3 थिंग्स व्हाट दीस बांग्लादेशीज एंड हमारे भी यहाँ पर जो बड़े रो रहे हैं, वो 18 वर्सेस दिस. अबे बेवकूफों, लुक एट द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. उनकी सारी जो वो कौन देखता है? उनको तो सिर्फ राहुल गांधी की तरह हल्ला मचाना है केवल. सर हमारी पूरी मशीनरी हमारी है, स्पेयर्स हमारे से लेके जाते थे ये. हमने सारा कुछ बंद कर रखा है. एक मशीन टूटी कहाँ से रिपेयर करोगे? इनके पास पैसे नहीं है. इनके खुद टेक्सटाइल वालों ने अमेरिका जो से लाएंगे, आप क्या समझते हैं? अमेरिकन मशीन्स आर फार सुपीरियर. आपकी मशीन का क्या लेना देना है? हम हाई कॉस्ट इकोनॉमी बनेंगे बांग्लादेश. ठीक है, बढ़िया है सर. इट्स नॉट हाई गोना बी एंड दैट. प्रोडक्ट बेचेंगे. हाँ, मुझे हम लॉन्ग स्टेपल कॉटन इंपोर्ट करेंगे. सर बीफ छोड़ दीजिए, भारत मुझे की ये बताइए, जीएमओ का कौन कौन खरीद रहे हो आप, जिसके अंदर पोक का वो फर्टिलाइजर डलता है? ये किसने देखा है? ठीक है, हम तो खरीद रहे हैं उसमें अल्कोहल बनाने के लिए. हमको तो पता है हम क्या खरीद रहे हैं, कि भैया इससे इससे दारू बनाओ, एथेनॉल बनाओ और शुरू हो जाओ. ठीक है, यहाँ पर किसके लिए खरीद रहे हो? ब्रेकफास्ट सीरियल्स और ब्रेकफास्ट ये चीजें जो आप खरीद रहे हैं लोग यहाँ से, अमेरिका से, दैट इज ऑल पोक फेड. जी जी बाय द जी वे जी जी इनका जी. अगर आपने एग्रीमेंट पढ़ा हो, 32 पेज का एग्रीमेंट है सर, उसमें क्लॉज नंबर 5.1 है मेरे ख्याल से, क्या है, जिसके अंदर हलाल सर्टिफिकेशन की जो वहां पर क्लॉज है, यू नो व्हाट डज इट से? हलाल सर्टिफिकेशन क्लॉज सेज कि भाई देयर इज नो बांग्लादेशी हलाल सर्टिफिकेशन. हलाल सर्टिफिकेशन विल हैपन इन अमेरिका, एंड बांग्लादेश के पास कोई राइट नहीं है उसको रिजेक्ट करने का आफ्टर दैट, कि नहीं नहीं ये हलाल नहीं है. बुलशिट. अमेरिका वाले हलाल मास्टर ने बोल दिया ये हलाल है, तो हलाल बन के चुपचाप खा लो. ये उनके बिल्कुल. एग्रीमेंट में लिखा है. हाँ, यस, आई सॉ दैट. आई सॉ दैट. आपका मित्र जो है डैनिलोविच, वो कह रहा है अच्छा, मैं तो बहुत खुश हूँ. मंकी बट फेस. सर वो तो देखिए, ये दीज आर पेड पंक्स व्हिच आर देयर इन अमेरिका, एंड वो बहुत खुश है, ठीक है, बढ़िया है. ही इज एंटी अवामी लीग, उसको कुछ नहीं पता बाकी. उसको अपनी दो दो जनरलों की बीवियों को जो घुमा रहा है, और वो यूनुस की बेटी को भी साथ में घुमा रहा है, तो उसको वो चाहिए, बाकी तो छोड़ दो. वो कह रहा है फॉर 18 years आई हैव बीन वेटिंग फॉर द पीपल ऑफ बांग्लादेश टू बी एबल टू फ्रीली चूज देयर लीडर्स. आई सॉ द फ्रीडम यस्टरडे. एक वो जमाती बैठा हुआ था ना. वो तो वहां तो कह रहे थे साहब कि हमने तो देखा है भाई, अब मैंने बैलेट पेपर से इलेक्शन कराए हैं, देखा कैसे होती है रिगिंग, बट बांग्लादेश टुक द केक. उसने तो एक दिन पहले ही सारे के सारे स्टफ कर लिए. काउंटिंग शुरू हो गई थी रात को ही. इलेक्शन शुरू नहीं हुआ, काउंटिंग होगी पहले ही. वोटिंग से पहले काउंटिंग हो गई. सर यही था मेरे हिसाब से. आई थिंक द जमात वांटेड टू कीप दिस एरिया सो दैट यहाँ पर ये कुछ इन्फिल्ट्रेशन हो, ये चीजें करते रहे. एंड ठीक है सर, अभी इतना टाइम बचा भी नहीं है वैसे भी इनके पास. जैसे वेस्ट बंगाल का इलेक्शन होगा, एंड आई एम प्रीटी पॉजिटिव ममता इज नॉट बैक, तो इनकी देयर प्लान वोंट सक्सीड.
इट जस्ट वोंट वर्क। बट एक चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे दिखती है कि दे हैव नॉट वांटिंग टू डू दिस टुवर्ड्स असम। वहाँ नहीं करना चाहते ये। हिमवंता धारा से डर गए, कोई बात नहीं, यहाँ से भी डरेंगे पूरा सर, पूरा असम और त्रिपुरा बॉर्डर जो है वो छोड़ रखा है उन्होंने। नहीं, 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 छोड़ नहीं, दिया दिस आप। इज़ नॉट क्या गोइंग यार टू ना, डील ओनली विद ममता दीदी। वेरी गुड, वेरी गुड। वो भी आई डोंट थिंक इज़ अ लॉन्ग दिस थिंग सर। एंड दैट्स वैसे व्हाट अवामी लीग पीपल मोस्टली हैव नॉट वोटेड इट सीम्स। हिंदूज़ हैव नॉट, अवामी लीग वालों ने नहीं करा। शेख हसीना ने जनरल बॉयकॉट कॉल किया था एंड उसमें काफ़ी रिज़ल्ट आया है। ढाका में 2-3 जगह से रिपोर्ट्स आई थी, वोटिंग सेंटर में वो पुलिस वाले क्रिकेट खेल रहे थे बच्चों के साथ। तो हुँ। देयर वाज़ नो वन जस्ट केम। यस, लेट्स सी ये भी कितना होगा, क्योंकि अवामी लीग हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ कमिंग बैक। वो सर ये देखिए, कि इसके पास तारिक रहमान के पास एक चीज़ है व्हिच इज़ ऐज, ठीक है? जो शेख हसीना के पास नहीं है एंड शेख हसीना के पास कोई सेकंड अल्टरनेटिव नहीं है इसके बाद। देयर इज़ नो लीडरशिप। सो तारिक रहमान हैज़ कम एट अ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, ठीक है? अगर ये जमात के साथ अपने आप को बैलेंस कर ले तो सर्वाइव करेगा, नहीं तो फिर वहाँ पर फिर झगड़े होंगे एंड जब झगड़े होंगे फिर भी कह लो तारिक रहमान के पास टाइम है सर। ये इसकी ऐज इसका एक फैक्टर रखती है जहाँ पर ये बैठते हैं। बट आई द बॉल विल स्टिल लाई विद द आर्मी सर। अभी तो वक़र-उज़-ज़मान है, ठीक है? तो वो थोड़ा-सा सेक्युलर टाइप है, थोड़ा वो स्टेबल बंदा है। अब वो खलीलुर-रहमान जैसा कोई बन गया वहाँ पर आर्मी चीफ, तो इसको मारने में दे वोंट टेक दैट मच टाइम। इसको साइड करने में दे वोंट टेक दैट मच टाइम टू टेक ओवर द प्लेस। एंड दैट इज़ व्हाट आई फियर कि ये व्हाटएवर सेड एंड डन अभी थोड़ी आपको स्टेबिलिटी यहाँ पर दिख सकती है, बट इन द लॉन्ग रन दिस वोंट बी स्टेबल एंड दैट्स व्हाई मैंने सीरिया का नाम लिया था कि ये जगहों में टूटेगा। लेकिन पाकिस्तान और चाइना ने सर्टिफ़ाई कर दिया इलेक्शन फ्री एंड फेयर। वो तो हमने भी कर दिया ना सर। मोदी जी का मैसेज आ गया तो हो गया सर्टिफ़ाई, खत्म। चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। पाकिस्तान में इतना प्रयास किया और ट्रंप की मदद से उन्होंने 10-10 रफ़ाल गिरवा दिए। उसके बाद भी भारत ने 114 रफ़ाल खरीदने की डील के ऊपर मोहर लगा दी। क्या कहेंगे आप? तो दिस इज़ सुपर सर, टोटल $50 बिलियन का अपग्रेड है टू द डिफेंस फोर्सेस। uh, which just not just includes रफाल के बाद उसका आपका एवैक सिस्टम्स हैं, वेपनरी ले रहे हो आप, बहुत सारी स्कैल्प 100 ब्रह्मोस के जो अपग्रेड्स आप ले रहे हो उसके अंदर प्रलय आपने इंडक्ट करी है अभी, आस्ट्रा के बारे में बात चल रही है, मार्क 1-2 वो भी पार्ट है इस एग्रीमेंट में, आपके नाग एंटी टैंक वेपन्स के ऊपर है, उसके बाद आपके T-90s के ऊपर एंटी आर्मर एंटी वो आर्मर प्रोटेक्शन होता है, वो एक्सप्लोडिंग आर्मर प्रोटेक्शन होता है, उसकी बात है इसके अंदर। सुपर सुखोइस की बात चल रही है व्हिच शुड गेट द नॉड सम टाइम लेटर। एवैक्स की आपके जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, नेत्रा, मार्क 1-2 उसकी उसके अंदर उसका अप्रूवल है इसके अंदर। सो ये या रफाल तो है सब 114 रफाल्स हैं, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, बट दिस इज अ मच लार्जर अपग्रेड। तो अगर आप इसका डीएसी का पूरा जो अप्रूवल वो लिस्ट पढ़ेंगे वहाँ पर, यू विल एक्चुअली रियलाइज इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक अपग्रेड जहाँ पर आप एक फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। डिहेबिलिटेटिंग फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो एक टर्म बोलते हैं, मतलब पहली ही शॉक के अंदर, पहली ही हिट के अंदर इतना जोर से मारना है कि उसके पास रिस्पॉन्स करने का कैपेबिलिटी हो ना। एंड तो अगर आप ऑडियंस को समझने की वो है कि जो 9-10 के बीच में रात को मई में हुआ था, दैट इज़ द प्लान कि इतनी जोर से मारो इनको एक शॉट में एंड दैट बेसिकली पुल्स ऑफ। दूसरा सर चाइना की तरफ से भी है। आपको एक जो डिटरेंस लेवल चाइना के ऊपर बनाना है, आपको जो अपनी जो जिस तरह से आपकी वेपनरी चेंज होगी वो पूरा जो करना है, दैट वो इस प्लान में दिखता है। सो इट्स अ ह्यूज ह्यूज थिंग। $50 बिलियन काफ़ी होता है सर। पाकिस्तान तो मेरे को लगता नहीं है इतने ज़ीरो काउंट कर सकता है, बट फॉर चाइना आल्सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग बिग शॉक क्योंकि देखिए सर चाइना के अंदर 2-3 चीज़ें चल रही हैं इस टाइम पे, ये जो पूरा कू और ये सब ये जो बकवास चल रही है, लीव दैट अपार्ट। द ग्राउंड बेसिक चीज़ क्या है कि मिलिट्री के अंदर पर्जेस चल रहे हैं। मिलिट्री के अंदर जब भी पर्जेस चलते हैं सर, मिलिट्री इनवर्ड लुकिंग हो जाती है, ठीक है? अब जैसी वो इनवर्ड लुकिंग होती है, एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जो होती है मिलिट्री की वो कम हो जाती है।
अगर आप इस चीज को याद करेंगे, स्टालिन जो 1930s में 35-37, ये स्टालिन रिबेंट्रॉप पैक्ट जो हुआ था जर्मनी के साथ, इन लोगों ने वहां पर एक दोस्ती यारी का बात करी थी। उसके बाद इन लोगों ने पोलैंड फिनलैंड की वॉर हुई थी और ये सब चीजें हुई थी। एंड स्टालिन को लोग बोलते रहे कि भैया जर्मनी तेरे को अटैक करेगा, तो वो हंसता था उनके ऊपर, योर इडियट्स, योर बेवकूफ, तुमको कुछ नहीं पता कैसे चलती है दुनिया। एंड व्हेन ही डिड, और जो उसको ये चीज बोलता था उसको पर्ज कर देता था। तो स्टालिन ने बेसिकली कोई 200-300 जनरल पर्ज कर दिए थे बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जब ऑपरेशन बारबारोसा 41 में शुरू हुआ, स्टालिन के पास लीडरशिप ही नहीं बची थी। सो द ओनली अदर ऑप्शन ही हैड वाज टू रोल बैक, पीछे अपनी लीडरशिप तैयार करके फिर उसने दोबारा अपना जो करा वो करा। एंड उसमें आप देखिए कितनी उनकी कैजुअलिटी हुई। चाइना सीम्स टू बी इन अ सिमिलर पोजीशन। ये कहीं ना कहीं अ, अ, ये लोग इस जगह पे बैठे हैं यहाँ पर वेयर ये अपनी मिलिट्री को डिग्रेड कर रहे हैं, एंड दे आर आस्किंग मोर फ्रॉम द मिलिट्री। तो देखिए, एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कम रहेगी, बट रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम नहीं होगी लीडरशिप की, बिकॉज उसको भी डाइवर्शन चाहिए, या तो ताइवान में या जापान में या इंडिया के साथ कहीं से उसको भी डाइवर्जन चाहिए। तो आपको रेडी होना पड़ेगा सर। ये देखिए, जो पीस का जो आपको बीच में दोस्ती यारी का जो 2-3-4 साल मिले हैं, ये होगा। और इसके अंदर जियोपॉलिटिकल एक इमेज एंगल भी है कि जिस तरह से कंटेनमेंट ऑफ चाइना आज चल रहा है सर, अमेरिका की तरफ से जो कर रहा है वो, दैट इज प्रीटी क्लियर। कल रात को एक बड़ी शॉकिंग सी खबर आई कि रशिया विल गेट बैक टू द डॉलर इन सर्टेन केसेस। ठीक है, तो दैट टेल्स यू कि आपने भी थोड़ी सी एक डील करी है, रशिया भी एक डील कर रही है। एक ही लल्लू बैठा है जिसकी अभी सीसीडीसी बेसिस सब खत्म होगा उसका, व्हिच इज चाइना। एंड अगर आप देखें जिस तरह से जो दुनिया में इस टाइम पे जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है अमेरिका की तरफ से, इट इज बेसिकली द कंटेनमेंट ऑफ चाइना। सो लेट्स सी ऑयल, वेनेजुएला से चाइना ऑयल लेता था, लोग बोलते सिर्फ 3-4% है, बट एवरीबडी फॉरगेट्स जो ब्लैक फ्लीट में लेता था वहां से। उसको काट दिया आपने। पनामा के जो 2 पोर्ट्स हैं, उसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पनामा हैज़ बेसिकली सेड गेट लॉस्ट। चाइना को बोला, "तू भाग जा यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है।" तो वो ब्लैक रॉक ले रहा है उधर पे। अब जिस तरह से पूरा आपका ईरान का गेम चल रहा है, वहाँ पे भी ब्लॉकेड्स और ये सब चीज़ें का। रशिया की तरफ से भी धीरे-धीरे करके रूमर्स आ रहे हैं कि यार ये जो ब्लैक फ्लीट ये लोग पकड़ते रहते हैं रोज़ इधर-उधर, दैट इज़ हर्टिंग द रशियन ऑयल इंडस्ट्री। अ, तो आपका मिडल ईस्ट में चाइना का जितना इन्फ्लुएंस था सारा उसने साफ कर दिया। ईरान एक भी बचा है, वो वहाँ पर अपने HQ9s भेज रहा है उधर पे, बट कितना टाइम वो लास्ट करता है। सेंट्रल एशिया के अंदर ट्रम्प का कॉरिडोर एकदम कैस्पियन सी के दूसरी तरफ पहुंच चुका है। कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के साथ 8-8, 9-9 बिलियन डॉलर की डीलें करते हैं ये लोग। किर्गिस्तान के साथ अभी उनका सर्जियो गौर वहाँ पर होके आया। सो दे आर एक्सपैंडिंग दैट इन्फ्लुएंस इन दैट एरिया आल्सो। पाकिस्तान के अंदर CPEC इन्होंने तोड़ दिया है। बांग्लादेश के अंदर घुस के CMEC के ऊपर काफ़ी इस टाइम पे थ्रेट है। बांग्लादेश को आपने साइड कर दिया। लुक एट हाउ दे आर बिल्डिंग अप इधर-उधर। तो बेसिकली ये प्लान क्या है सर, चाइना के पत्ते काटने का है। धीरे-धीरे करके उसके पत्ते काट रहे हैं लोग, एंड दे आर मूविंग फॉरवर्ड। बट ये ओनली तब कर सकते हैं जब इंडिया और रशिया दूसरी तरफ देखें। एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, बट दे जस्ट लुक द अदर डायरेक्शन। नहीं तो ये कर नहीं सकते। तो कहीं न कहीं मैं ये नहीं बोल रहा पूरी तरह इंडिया रशिया मान गए हैं, बट ये कुछ चल रहा है अभी। देयर इज समथिंग हैपनिंग। अब चाइना की रिएक्शन है, किस तरह आता है? तो या I have my two bits on this. मुझे लगता है कि इंडिया और रशिया के बीच में देयर इज सम काइंड ऑफ कंसेंसस कि ये जो पागल है ट्रम्प नाम का, इसका इसका जो पावरफुल पीरियड है वो 1 साल और है। तो लेट अस वेट इट आउट। पहले भी आपको ध्यान है ट्रेड डील की बात हुई थी, तो जो कोट किया जा रहा है, जिसको ऑफ कोर्स ऑफिशियली डिनाई किया जाता है कि डोवाल साहब गए थे और उन्होंने रूबियो को बोला कि भाई विल वेट आउट द ट्रम्प टेन्योर। बोला भी होगा सर, दीज़ आर थिंग्स व्हिच आर तो कॉन्फिडेंशियली तो बोली ही जाती हैं, इसमें क्या बात है। तो वंस वी वर रेडी टू वेट इट आउट, तो फिर इनके जो है समझ में आई इसमें पूरा जो ये पागलों का जो वहाँ पे जमावड़ा है, उसमें रूबियो इज स्लाइटली सेंसिबल कंपेयर टू द अदर्स। मैं नहीं कहूँगा कि एंटायरली सेंसिबल, लेकिन हाँ, उस पूरी क्राउड में थोड़ा-सा सेंसिबल है। तो उसने बोला-बाला होगा और फिर ये इसने अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले किया है सर्जियो गोर ने। तो इसको लेके थोड़ा-सा ट्रम्प को भी इन्होंने, अब ट्रम्प ने फिर बोला कल कि आई विल बी इम्पीच्ड इफ वी लूज़ द मिड टर्म्स। तो ये दिख रहा है ना कि भाई डरा तो हुआ है ही।
अब आप ये देखिए कि उनके हाउस ने उठा के उनका टैरिफ रिजेक्ट कर दिया। कनाडा के ऊपर जो टैरिफ लगाया था, वो हाउस ने रिजेक्ट कर दिया। रिपब्लिकन साथ में मिल गए जाके डेमोक्रेट से। तो रिपब्लिकन में भी रिवोल्ट हो रहा है धीरे-धीरे। तो जो मेरी जो अंदर की खबर है वो ये है कि भाई रिपब्लिकन्स आर वेरी अनईज़ी। उनको ये लग रहा है कि ये जो पागलपन कर रहा है, तो दे विल बी आउट फॉर 15-20 ईयर्स अगर इसी तरह से चलता रहा। तो एक मेरे ख़्याल से मोदी जी और पुतिन के बीच में ये शायद हुआ है कि भई इस पागल को साल भर किसी तरह से टालो। साल भर हमने झेल लिया, साल भर और टालो, उसके बाद वैसे ही ये ठंडा हो जाएगा। वो नहीं, निश्चित। देयर इज़ नो क्वेश्चन सर, देयर इज़ नो क्वेश्चन, ये भी हो सकता है। बट इसके अंदर इंटरिम में ये जो इसको करना है एंटी चाइना गेम, वो तो चलता रहेगा ना। एंटी चाइना पे तो दोनों साइड देयर इज़ अ बाइपार्टिज़न कंसेंसस एंटी चाइना पे। ठीक है, तो वो तो चलता रहेगा आपका, ये चाइना के साथ जो ये कंटेनमेंट करने की कोशिश कर रहा है, वो तो चलता रहेगा। एंड ये चीज़ तो सर ये खुद ही बोल रहे हैं इनके, आप स्कॉट बेसेंट की बात सुने, उन्होंने बोला था 2 साल के अंदर जितना भी चाइना का लेवरेज है हम खत्म कर देंगे। अब वो क्या कर रहे हैं सर, दे कांट फिनिश दैट रेयर अर्थ का लेवरेज, तो इन लोगों ने ऑयल का एक लेवरेज अपने हाथ में ले लिया है, कि भैया तुम हमारा रेयर अर्थ में ये गेम खेलो तो तुम्हारी हम तेल तेल के ऊपर चुन-चुन करेंगे। लड़ना किसी ने नहीं है, बट ये कंटेनमेंट है। कंटेनमेंट मीन्स आइसोलेशन, एंड धीरे-धीरे करके उसको फोर्स डाउन करने की कोशिश करेंगे। वेयर या तो शी जिनपिंग बैठ के इनके साथ बात करे, या ना करे, या वेट करे। तो अब इट्स अ वेरी इवॉल्विंग सिचुएशन, बट इस बीच में एक चीज़ तो है सर, बीच में चाइना की लगेगी। ही विल गेट हिट क्वाइट बैडली। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा जो इंडिकेशन यहाँ पर आ रहा है, ब्लैक रॉक के सीईओ ने भी आके बड़ा क्लियरली बोला कि भई नेक्स्ट 20-25 इयर्स इज़ द एज ऑफ इंडिया। तो हुआ क्या है कि इस बीच में, इस कन्फ्यूजन के बीच में आपने जो 2-3 बंदर लड़ रहे थे, आप बिल्ली बन के वहाँ पर जाके रोटी खा के गायब हो गए। तो इट्स बीन एडवांटेज इंडिया इन दैट एस्पेक्ट ऑफ इट। तो आपने बड़ा स्मार्ट गेम खेला है। आप चाइना के साथ भी दोस्ती करके बैठे हो, तो चाइना आपको ये नहीं बोल सकता, "ए तू मेरा एडवांटेज ले रहा है।" नहीं बोल सकता, क्योंकि आप उसको मैं यार भाई तेरे साथ 1 सवा सौ बिलियन डॉलर का ट्रेड चल रहा है मेरा, तू क्या बात कर रहा है? तेरे से क्या एडवांटेज लूँगा मैं? मैं तो सबके साथ डील कर रहा हूँ। सो इट्स तो आप थोड़ा-सा चाइना को भी लीवरेज दोगे इधर पे, ताकि यू कैन गेन द लार्जर लीवरेज जो दूसरी जगह से आपको मिल रहा है। बीच में सर मोदी पुतिन की तो खैर, आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इनका गेम 2021 से चल रहा है। बिफोर पुतिन ने 2022 में अटैक किया था यूक्रेन को, पुतिन साहब 21 में दिसंबर में मोदी जी से मिलके गए थे। देखिए सर, ये ऑयल का ट्रांज़िशन जो हुआ है ना, ये बिना 2 लीडर्स के प्लान के नहीं होता। इट जस्ट डज़न्ट हैपन। तो एकदम से पूरा ऑयल ट्रांज़िशन हो गया, बैठे-बिठाए आप 100-100 बिलियन डॉलर का रशिया से तेल लेना शुरू हो गए, ये कर लिया, वो कर लिया। इट जस्ट डज़न्ट हैपन विदाउट द लीडरशिप एक्चुअली बीइंग इन द सेम फोकस। एंड यही चीज़ आप देखते हैं कि मोदी पुतिन, मोदी एमबीजेड एंड मोदी नेतन्याहू का ये 3-4 लोगों का ये निकल रहा है। तो इसको आइरिस बोल सकते हैं आप लोग। इंडिया, रशिया, इज़राइल सॉर्ट ऑफ अ थिंग विद यूएई अटैच्ड। हुँ। तो ये एक एक वेरी इंटरेस्टिंग सा कॉमन सेंस पॉलिटिक्स की तरफ आप कहीं न कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो विद दीज़ कंट्रीज़ एट अ टाइम जहाँ पर किसी के पास, किसी के दिमाग में कॉमन सेंस है ही नहीं। कोई भी कॉमन सेंस पॉलिटिक्स या कॉमन सेंस जियोपॉलिटिक्स खेल ही नहीं रहा। सब देख रहे हैं भैया मैं किस तरह से एक किस तरफ से थोड़ा पंजा और जोर से मारूँ। एंड व्हिच इज़ व्हाट इज़ क्रिएटिंग द chaos। अभी अमेरिका ने जो chaos क्रिएट करा है, या तो लेट्स से सर ये मिड टर्म में लेट्स से इम्पीच होना शुरू हो जाता है, एक के बाद एक उसके ऊपर इम्पीचमेंट्स आनी शुरू होती हैं। जितना इसने करा कराया है वो पूरा रिवर्स होगा और उसकी मार पड़ेगी इसको। नाउ यहाँ पर भी 2-3 हिंट्स हैं सर। सुप्रीम कोर्ट जो है, स्कोटस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने उसके टैरिफ को वैलिड डिक्लेयर कर दिया है। तो कहीं न कहीं वहाँ पर भी एक डर है कि यार माँगा, ये कितना टाइम चलता है, क्योंकि पीछे पीछे से ये जो पावर्स दैट बी है, डीप स्टेट है, इसके ऊपर ये एप्स्टीन फाइल डाल-डाल के एक प्रेशर भी डाल रही है इसके ऊपर, कि बेटा ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, मैं तेरी फाइलें खोलता हूँ नहीं तो। वो भी चल रहा है पीछे से। इट्स अ chaotic वर्ल्ड सर। तो किसी एक लाइन की तरफ बोलना कि ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, बड़ा डिफिकल्ट रहेगा। ओवरऑल एवरीबॉडी इज़ काइंड ऑफ लुकिंग आउट कि भैया ठीक है, जितना टाइम सहन कर सकते हो करो, जितना टाइम पास कर सकते हो करो। और वैसे भी आपका कहना ठीक है सर, फ़रवरी में तो आप आ गए हो। मार्च, अप्रैल में एक आपने डील-डूल साइन भी कर ली, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त में ये फिर से गया अंदर।
देन यू कैन कीप क्रिएटिंग इश्यूज की नहीं ये ये वाली डील में ये क्लॉज में थोड़ा ये वो लेट्स रीसेट एंड ये वो चलता रहेगा फिर आप एंड इट्स लाइक व्हाट इट इज। अभी यूरोप ने भी इतनी बड़ी डील साइन तो करी थी बट हुआ कुछ नहीं उसका। साउथ कोरिया ने इतनी बड़ी डील साइन करी बट हुआ कुछ नहीं। तो आपके पास फिर भी लेवरेज रहेगा जब आप आपने डील साइन कर भी ली, आप पार्लियामेंट में नहीं प्रेजेंट करोगे तो क्या फायदा। सो पीपल विल हेज देयर बेट्स एंड लोग ऐसी गेम्स खेलेंगे। एक तरफ हाँ जी डील साइन एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, दूसरी तरफ हाँ एक्चुअली वो ये सब भी चलेगा। तो इट्स आप क्या लगता है कि ये ट्रम्प अंकल जो है ईरान के साथ में क्या करने वाले? देखिए सर, मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ठीक है, देव ऑलरेडी जो 25% टैरिफ का इन लोगों ने बोला था, उसके बारे में इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो दे दिया है, साइन कर दिया है कि भाई साहब एनीबॉडी हू दिस थिंग, तो वहां पर चाइना फिर फंसा आके। ठीक है, तो चाइना हर जगह चाइना को लेता है पहले। अ, देखिए सर, 17-18 तारीख विल बी द डे दैट वी सी, क्योंकि वहां पर जो उनके ट्रेडर्स हैं, जो जो बाजार है, जो उनका सेगमेंट है जो बेसिकली प्रोटेस्ट करता है, बाजार ने फिर से कॉल करी है फॉर प्रोटेस्ट ऑन 17th एंड 18th। ठीक है, तो अगर वो फिर से एस्केलेट होता है तो फिर एक अमेरिका के पास कोशिश रहेगी ना। अमेरिका और इजराइल अभी जैसे नेतन्याहू भी गए हुए थे वहां पर। खैर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से देख के लगता नहीं है कि मीटिंग इतनी अच्छी गई, बट आई वोंट बिलीव एनीथिंग राइट नाउ। मैं अच्छी ना अच्छी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि पिछली बारी भी ये कोई नेगोशिएशन कर रहे थे, ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में झगड़े चल रहे थे, बीच में नेतन्याहू ने जाके ठोक दिया, फिर ट्रंप ने जाके ठोक दिया। सो इट वाज ऑल जस्ट टू शोकेस टू द वर्ल्ड। तो मैं आई वोंट बाय एनीथिंग राइट नाउ। एक इफेक्टिव जो बैटल प्लान रहेगा, मैक्सिमम प्रेशर के हिसाब से एक एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आए, अभी दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आ रहे हैं वहां पर, वेनेजुएला की तरफ से उसको निकाल के इस तरफ लेके आ रहे हैं। देखिए सर, अगर ये कनेटिक वॉर पे जाते हैं, दे विल नीड टू डिस्ट्रॉय जितनी मिलिट्री कैपेबिलिटी, ऑफेंसिव मिलिट्री कैपेबिलिटी है ईरान की, इन वन गो। नॉट पॉसिबल। ठीक है, अदरवाइज बहुत मार लगेगी। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, दैट इज एन इम्पॉसिबिलिटी। वेल ऐसी बात नहीं है सर, देखिए अगर आप कंप्लीटली एक सिस्टम को पैरालाइज कर देते हो, ठीक है, अगर उसके बाद भी जितनी मिलिट्री कैपेबिलिटी होती है, उसका जो यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है वो बहुत कम हो जाता है सर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान में 3 नोड्स हैं सर मेन। एक है आपका चकलाला, दूसरा है आपका सरगोधा एंड तीसरा है आपका मसरूर। ये 3 नोड्स हैं। अभी तक जो इनका सिस्टम था, इसमें से एक भी टूटता ये दोनों ठक हो जाते हैं। तो अभी जो पाकिस्तान नया सिस्टम बना रहा है कि साहब ये इंडिपेंडेंट रहेंगे, दे विल बी कनेक्टेड बट इंडिपेंडेंट। तो अगर एक टूटा दूसरा वाला कैन लीड द गेम, दूसरा टूटा तीसरा वाला कैन लीड द गेम। सो नेक्स्ट में जो आपको मारना पड़ेगा, यू विल हैव टू हिट ऑल 3। इन तीनों नोड्स को आपको उड़ाना पड़ेगा, विच इज द कमांड सेंटर, C4 सेंटर्स जो है इनके। सो इफ ईरान के C4 सेंटर्स आर टेकन आउट, देन जो बैटल फाइटिंग कैपेबिलिटी होती है सर, उसके अंदर बहुत बड़ा एक गच्चा पड़ता है। फिर होता क्या है, लोकल ग्राउंड लेवल जो जर्नैल है वो डिसाइड करता है क्या करना है। उसमें रिस्क फैक्टर थोड़ा कम रहता है। सो यू गेट दैट एक्सटेंशन कि भाई बिफोर ईरान आपके ऊपर रिटेलिएट करता है, आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल जाता है। एंड दैट इज द ओनली थिंग वेयर आई सी कि भाई ये कुछ कर पाए, वेयर प्रोटेस्ट के बीच में ये करेंगे तो आईआरजीसी बिजी रहेगी, कहीं ना कहीं दे विल बी एबल टू फाइंड दैट छोटा सा गैप। हैविंग सेड दैट सर, यू कैन एक एक बोलते हैं ना, जो एक लकी शॉट तो हमेशा हो सकता है। पता चले ईरान ने 1-2 हाइपरसोनिक फायर कर दी एक टुवर्ड्स एक किसी एयरक्राफ्ट कैरियर या किसी डिस्ट्रॉयर के ऊपर, उसको चेप दिया वहां पर, 200-300-500,000 बंदे साइड में हो गए अमेरिकन। उसमें बहुत अमेरिका तो आप दो दो तीन 500,000 की बात कर रहे हो। अमेरिका के तो जिस दिन 2 बंदे मरेंगे ना, उस दिन भाग छूटेगा वो। नहीं, अब 2 चीजें हो सकती है सर वहां पर, या तो वो भाग छूटेगा या उसके लिए एक मॉडर्न पर्ल हार्बर मोमेंट होगा। अगर मॉडर्न पर्ल हार्बर मोमेंट हो गया तो फिर वॉर वॉर फाइटिंग पे ये घुसेंगे कि मारो साले को, और अभी फिर तो ठीक है। तो ये इट कैन गो ईदर वेज, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि भाई ये इस तरफ जाने वाला है। देखिए सर, जिस तरह की मिलिट्री कैपेबिलिटी ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं वहां पर, एक एयरक्राफ्ट कैरियर में साढ़े 100 जहाज होता है सर, 100-150 जहाज होता है अटैक एयरक्राफ्ट।
दो 250 जहाज आपके इज मोर एयरफोर्स देन रेडी हाफ द वर्ल्ड पुट टुगेदर यार। बाकी इनके जो एयरफोर्स वहां पर है वो आई मीन इनके पास सर ज्यादा एयरफोर्स है देन द एंटायर मिडिल ईस्ट एंड यूरोप पुट टुगेदर। जितनी ईरान के सामने लेके बैठे हैं, कैपेबिलिटी बहुत है। बड़ा सवाल रहेगा सस्टेनेंस, कितनी वेपनरी है इनके पास, किस तरह से अपने आप को सप्लाई कर पाएंगे, किस तरह से ये इफेक्टिव फर्स्ट स्ट्राइक कर पाएंगे अगर ये मिलिट्री टारगेट्स की तरफ जाते हैं। क्योंकि सब ईरी सिमिलैरिटी है, पिछली बारी भी नेगोशिएशंस कुछ चल रही थी, इस बारी भी चल रही है। ईरान थोड़ा सा एंथुसियास्टिक लगता है इस बारी कुछ नेगोशिएशंस में, आई डोंट नो व्हाई। बट एक लास्ट चीज मैं बोलूंगा यहाँ पर मैं कि पिछली बारी इन लोगों ने एक चीज करी थी कि सर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक में से इन लोगों ने ईरान में से जाके ना सारे डॉलर खरीद लिए थे। तो उससे हुआ क्या, जो ईरान की करेंसी थी दैट जस्ट वेरी शार्पली फेल, एकदम सी। एंड इसके बारे में स्कॉट बेसेंट ने इनके कांग्रेशनल हियरिंग में बड़ा क्लियरली बोला है कि हमने ये करा था। इफ दे डू दैट अगेन, देखिए सर इकोनॉमी डज मैटर। आप जो भी कर लो, जब लोगों के पास खाने को नहीं होता ना, फिर लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो अभी कहीं पे भी जा सकता है सर, एंड लेकिन ईरान के पास एक ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है। एंड मेरे को जो सबसे बड़ा डर है कि अगर वो पूरी फोकस करके इसराइल के ऊपर डालता है, इसराइल बिल्कुल भी अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा सर। देखिए 1000 मिसाइल का अगर मैं एग्जांपल लूं, 1000 मिसाइल इसराइल फायर करता है ईरान के ऊपर और 1000 फायर करता है ये इसके ऊपर। सर 1000 में से 10% लेट से गिरती हैं इसराइल के ऊपर और 20-25% गिरती हैं ईरान के ऊपर। जो डैमेज इसराइल में होगा विल स्टिल बी हायर देन ईरान। ज्योग्राफी वाइज बहुत छोटा है। अब छोटे ज्योग्राफी में इतना क्वांटम आप फेंकोगे तो ऑब्वियसली डैमेज ज्यादा होगा। ईरान इज अ वेरी ओपन बिग ह्यूज कंट्री। तो यू नो एक वो चीज मैटर करती है, द साइज डज मैटर एट द एंड ऑफ इट। सो लेट्स सी सर। बट आई एम वरीड अबाउट ऑयल इंटरेस्टिंग। प्राइसेस ना। साला पता चले ऑयल प्राइसेस 200-500 रुपए हो गए तो वाट लग जाएगी हमारी सबकी। वो तो है, वो तो है, लेकिन इट इज अगेन कंपैरेटिव। हमारी लगेगी तो सभी की लगेगी, यूएस की सबसे ज्यादा लगेगी। नहीं, इंडिया के कुछ मूव्स हैं व्हिच आर टेलिंग यू दैट वी नो समथिंग दैट पब्लिक डजंट नो। जो आप साउथ अमेरिका से अभी सडनली डील्स करना शुरू हो गए हो, नाइजीरिया से करना शुरू हो गए हो, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक की बात कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाट डू वी नो कि भाई अगर यहाँ से जाता है मेरा 20% ऑयल, अगर सऊदी अरेबिया और ये जो इधर से आता है इसको जरा ये मेरे को अगर डी रिस्क करना पड़े, कैन आई रिप्लेस दैट विद गयाना, ट्रिनिडाड टोबैगो, वेनेजुएला से थोड़ा बहुत कर सकते हैं, नाइजीरिया से मैं ले सकता हूँ, ब्राजील के साथ आपने एक $780 मिलियन की डील करी है। तो क्या ये रिप्लेसमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती, इसके बारे में आई थिंक थोड़ी टॉक्स चल रही है। एंड इसी बीच में ये जो पूरा नैरेटिव चल रहा है कि रशियन ऑयल इट जस्ट कांट बी रिप्लेस्ड। सो वो आई डोंट सी दैट हैपनिंग एट ऑल। तो बहुत आई थिंक यहाँ पर कुछ उसमें वॉर गेमिंग चल रही है इंडिया में। राइट। और आप थोड़ा आपके हीरा मंडी के बारे में बात कर ली जाए। हीरा मंडी में क्या चल रहा है? हीरा मंडी हाँ हैज ऑलवेज हैज मैक्सिमम इंटरेस्ट फॉर द ऑडियंस। हीरा मंडी में तो बलूचिस्तान पे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने हाथ पैर छोड़ दिए हैं, क्या भैया चला गया तो चला गया, जाने दो। सर कल अख्तर मेंगल जो इनका पुराना चीफ मिनिस्टर था, उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि बहुत हो गया भाई। ठीक है, तो देखिए सर इतना इजी नहीं है इनके लिए भी। वहां पर आपको भी पता है इट्स नॉट दैट इजी फॉर द बलोच। बट देखिए सर, जिस तरह से अटैक हुआ, ये जो ऑपरेशन हेरोफ 2.0 हुआ, इससे एक चीज तो आपको पता चलती है कि इनके पास आईएसआर कैपेबिलिटी काफी अच्छी है। ठीक है, इंटेलिजेंस भी है, सर्वेलेंस भी है, रिकॉनेसेंस भी है। जहां पर देर इतनी प्रिसाइज ये लोग अटैक्स अगर कर रहे हैं, तो इनके पास एक कैपेबिलिटी है जहां पर ये डिस्टेबलाइज कर सकते हैं पूरे बलूचिस्तान को एक झटके में। तो और करके दिखा इन्होंने ही दिया ना। करके भी दिखाया सर जी। और तो नुश्की जैसे एरिया तो अभी भी पूरी तरह से पाकिस्तान के हाथ में नहीं गए हैं, जबकि इट्स नुस्खी ऑलमोस्ट 10 डेज। नुस्खी इज अ वो जो क्या बोलते हैं उसको, कॉरिडोर है। और वो जो तफ्तान वाली रोड है,
वो पूरा कॉरिडोर है, सो इनको ये जो भी कुछ करना है उसके लिए नुस्खे की बड़ी ज़रूरत है इनको, कि किस तरह से इसको रखना है। अ, एक-एक चीज़ यहाँ पर है सर, देखिए जो भी हो रहा है अब आप देखेंगे मेरे हिसाब से पाकिस्तानीज़ ने ट्राई करा डबल क्रॉस करने को अमेरिकन्स को एंड इसमें इनकी बैंड बजी। अमेरिका थोड़ी-सी विंक-विंक, नॉड-नॉड कर रहा है, हाँ ठीक है, मारो सालों को, देखी जाएगी। तो मेरे को वो थोड़ा कुछ लग रहा है उधर पे कुछ है। देयर इज़ वैसे तो सम एक्चुअली सही बात तो ये है कि इट मेक्स सेंस फॉर द अमेरिकन्स टू को-ऑप्ट बलूचिस्तान। इट डज़ सर, बट एक एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी सर, अमेरिकन्स यू नो क्योंकि उससे जो है उनकी भारत को फिंगर करने की कैपेसिटी भी कोई डिमिनिश नहीं होती है, कम नहीं हो जाती। ओनली भारत को भारत फिंगर करना है तो पंजाब चाहिए आपको बेसिकली। हाँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पंजाब तो वैसे का वैसे ही रहेगा। आई मीन और एकदम रद्दी हो जाएगा, बट जिहादीपना तो और बढ़ेगा वहाँ पर इससे। तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है, एंड आई डोंट सी दैट मच ऑफ अ चैलेंज, बट सर अमेरिकन्स बेवकूफ़ हैं। पता है, आई मीन ये जिस ये तरह तो से है, बिहेव करते दैट हैं आई सर, एग्री, दैट आई एग्री। ये आई डोंट नो इनका इनके स्ट्रैटेजिक थॉट प्रोसेस ही नहीं है सर। दे हैव अ वेरी टैक्टिकल माइंडसेट। ओए इसने मेरे को ये बोला, मारो साले को बस। ठीक है, मारो साले को, वो तो कर दिया तुमने, उसके बाद क्या? सो दे डोंट थिंक अबाउट द डे आफ्टर, राइट? एंड ये मेरे को दिख रहा है, बट एक चीज़ है सर, अगर ये ईरान का ऑपरेशन आगे गया, पाकिस्तान विल बी द वर्स्ट लूज़र, क्योंकि अगला ये है फिर। देयर आर 2 मोर कंट्रीज़ दैट अमेरिका विल नीड टू गेट सॉर्टेड, जब वो पूरा मिडल ईस्ट को इसको मतलब क्या नाम है, इज़राइल की हेजेमनी में दे सकता है वो, जो जितना भी मुस्लिम वर्ल्ड है। एक है सर सऊदी अरेबिया, तो ख़ैर कुछ भी नहीं है। एक है आपका टर्की और एक है आपका पाकिस्तान, ठीक है? तो ये 2 जाएँगे, क्योंकि ऑलरेडी टर्की और इज़राइल के बीच में कहीं न कहीं यू नो वहाँ पर तो आपने उसका ऑलरेडी नामकरण ठीक कर ही दिया है और ठरकी बोल दिया है उसको, तो ठरकी पे ही रखिए। तो वो अब देखिए कल उसके पार्लियामेंट में क्या हो रहा था। मुक्केबाज़ी। हमारे यहाँ पर तो हमारे साहबजादे आके पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं। वहाँ तो है मार-मूर के एक-दूसरे को पक्का बना रखा था उन लोगों ने, कच्चा का पक्का कर दिया था सबको। तो टर्की और इज़राइल के बीच में होगा कुछ ना कुछ गड़बड़, एंड आई थिंक पाकिस्तान, दीज़ 2 कंट्रीज़ विल नीड टू गेट सॉर्टेड आउट। नहीं तो जो आपका मिडल ईस्ट का स्टेबलाइज़ेशन प्लान है वो नहीं होगा। इट विल जस्ट नॉट हैपन। मिडिल ईस्ट वाले तो सारे के सारे आपके मिलके और पूरा का पूरा जीसीसी मिलके आपके साथ ट्रेड डील करना चाह रहा है। दैट ट्रेड पाकिस्तान डील का इज़ क्या वेरी होगा? इंटरेस्टिंग। वो ट्रेड डील में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है कि जी जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा था सर, जो ट्रेड डील के अंदर एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है। तो अ, दैट इन्वेस्टमेंट तो कई जगहों से आया था, नहीं अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है तो हमने तो इतनी करी हुई है। रट, जीसीसी ने बोला ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा बायलैटरल एग्रीमेंट अलग है। अगर हम $100 बिलियन बोलते हैं इंडिया में, तो फिर से $100 बिलियन और डालेंगे। तो दैट इज़ आई एम लाइक ये ओके। पीयूष गोयल जिंदाबाद यार। द गाय इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, कहाँ-कहाँ से चीज़ें निकाली है उसने। तो दैट इज़ वन ऑफ द की थिंग्स दैट आई एम लुकिंग फॉर, ये जो आएगा जीसीसी के अंदर। सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर, डिफेंस के ऊपर आपको दिखेगा काफ़ी मूवमेंट इस जगह में। क्योंकि जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी थी वो हटाने की ये लोग कोशिश करेंगे। दे विल। करेक्ट। तो आइए चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आदि जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत और आजकल ऑफिशियली वंदे मातरम।